स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन से, उसके साथ ही हम एनर्जी फ्लो को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप भी थोड़ा फ्लो में आ जाइए अपने पढ़ाई के। एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ आजकल में, ताकि आपको कोई भी लाइन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी इकोलॉजी में हर बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि इस बार का जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें तो 100% एनसीईआरटी कवर किया गया है, लेकिन खास तौर पे इकोलॉजी में कभी एग्जामिनर बाहर नहीं जा रहा है, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थ फॉर्म बीइंग रेफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड। देखिए, आपने सुना होगा कि अर्थ फॉर्म को किसान का दोस्त भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको क्या याद रहना चाहिए कि अर्थ फॉर्म जो है वो फार्मर का फ्रेंड भी होता है। क्यों होता है? This is so because they help in the breakdown of complex organic matter as well as in loosening of the soil। दो काम कर रहा है अर्थवॉर्म, जिसकी वजह से उसको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। एक तो वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, उसके साथ ही सॉइल को भी लूज करता है, ताकि मतलब उसको अच्छे से, हम क्या करते हैं, हम भी तो अपने हाथ से अच्छे से सॉइल को अलग अलग करते हैं, उसके पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं, ताकि उसमें अच्छे से पानी जा पाए, अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जा पाए और अच्छे से हमारे पौधे ग्रो करें, है ना। तो उसी तरह से जो केंचुआ होता है, जो अर्थवॉर्म होता है, वो भी सॉइल में मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा, उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा और सॉइल का लूजनिंग कर देगा। अब उस इनऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से सॉइल अपने में रख लेगी और अच्छे से प्लांट्स जो हैं उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया ना फार्मर्स का दोस्त क्या? अर्थवॉर्म। सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition। जिस तरह से केंचुए ने ब्रेक डाउन किया ऑर्गेनिक मैटर का, सॉइल को लूज किया, उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह से बहुत सारे डिकम्पोजर्स भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं और उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदला जाता है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और यही डिकम्पोजिशन कहलाता है। डिकम्पोजर्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में बदलना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है। डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, bark, flowers and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus which is the raw material for decomposition। फिर ये तो आपको पता चल गया कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होना बाय डिकम्पोजर्स, उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन अब इस डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? तो जो डेड प्लांट हो गए हैं, जो प्लांट खत्म हो चुके हैं, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, और जो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, डेड प्लांट रिमेन्स, देखिए कुछ पत्ते होते हैं जो पौधा तो चाहे डेड हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन कुछ पत्ते पतझड़ के मौसम में पेड़ से गिर जाएंगे, कुछ उसकी छाल उतर जाएगी, बार्क, है ना, कुछ उसके फ्लावर्स जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो क्या हो गया? डेड प्लांट रिमेन्स, जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर्स। और डेड रिमेन एनिमल्स में क्या आ गए? प्लांट का जो एनिमल का जो फीकल मैटर होता है, जो उनका फीसेस होती हैं, है ना, समझते हो, हमारी फीसेस पॉटी, ठीक है, उसी तरह से एनिमल की फीसेस होती हैं, तो वो उनका डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स हो गया। तो ये सारा क्या है? डेट्रिटस है। यही रॉ मटेरियल, डेट्रिटस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, और डेट्रिटस मिलता है फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से आते हैं डिकम्पोजिशन में? तो पहला आ गया फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आ गया लीचिंग, तीसरा आ गया कैटाबोलिज्म, चौथा आ गया ह्यूमिफिकेशन,
पांचवा आ गया मिनरलाइजेशन। एक एक करके पढ़ेंगे, अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। लेकिन डिकम्पोजिशन में 5 स्टेप्स हैं। उन 5 में सबसे पहला स्टेप आता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप आता है लीचिंग, तीसरा स्टेप आता है कैटाबॉलिज्म, चौथा आता है ह्यूमिफिकेशन और लास्ट स्टेप आता है मिनरलाइजेशन। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हो गए डिकम्पोजिशन में, चलिए याद हो गए। तो डेट्रीवोर्ड्स जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, है ना, ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो डेट्रीवोर्ड्स क्या, हर्बीवोर्ड्स क्या होते हैं बताइए। हर्बीवोर्ड्स वो होते हैं जो हर्ब्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। डेट्रीवोर्ड्स क्या होते हैं, डेट्रीवोर्ड्स वो होते हैं जो डेट्रिटस को खाते हैं। तो डेट्रीवोर्ड्स जैसे कि अर्थवर्म डेट्रिटस के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझ गए। तो वो जो हमारा डेट्रिटस है, जो रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, उसको हमने बोल दिया डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन सॉरी, है ना। डिकम्पोजिशन का पहला प्रोसेस हो गया फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt। अब देखिए लीचिंग में क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। लीचिंग में क्या हुआ, अब डेट्रीवोर्ड्स ने टुकड़ों में तो बांट दिया डेट्रिटस को, ठीक है। फिर अब कुछ जो है इनऑर्गेनिक, उनमें से कुछ क्या होंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। जब ब्रेकडाउन हुआ, जो हमारे डेट्रिटस का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो थोड़े थोड़े सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदले होंगे, या कुछ एक जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी बदल गए होंगे। तो अब क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर वो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे जो कि अवेलेबल नहीं है अभी प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस हो गया लीचिंग, जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल हॉरिजोन तक जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। सॉइल में डिफरेंट हॉरिजोन्स होते हैं, ठीक है। सॉइल हॉरिजोन में चले जाएंगे और वहां पे उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर जब वो सॉइल हॉरिजोन पे पहुंचते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो प्रेसिपिटेशन के बाद क्या बन जाएंगे, अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में वो मौजूद होंगे। फिर बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स जो हैं डिग्रेड करते हैं डेट्रिटस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। देखिए क्या कहा हमने कि डेट्रिटस के टुकड़े टुकड़े हो गए, एक तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, दूसरा उसमें कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कुछ बने तो उनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, वो अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में वहां चले जाएंगे। तीसरा, अभी भी डेट्रिटस पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो उस डेट्रिटस में अब बैक्टीरिया और कुछ फंजाई के एंजाइम्स जो हैं उस डेट्रिटस को पूरा डिग्रेड कर देंगे। अब वो बिल्कुल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा और जब बैक्टीरिया और फंजाई उन डेट्रिटस को पूरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा कैटाबॉलिज्म। वैसे भी ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स भी जो हैं वो डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म बोल देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। मतलब ऐसा है कि ये जितने भी स्टेप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, एक साथ हो रहे होते हैं, एक साथ। इधर टुकड़े हो रहे हैं, उधर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ लीचिंग भी हो रही है। लीचिंग जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में जाके अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो ये सारे काम जो हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम कि एक के बाद एक होता है, ये एक साथ चल रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली ये काम चल रहा होता है ना। तो फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। तो डिकम्पोजिशन जब होता है उसी दौरान जो है क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन जो है
और मिनरलाइजेशन कब होगा? जब डिकम्पोजिशन होगा सॉइल में। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू, किसके लिए लीड करता है? टू अकामुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन जो है, ह्यूमिफिकेशन से क्या होता है? डार्क कलर का एक अमॉर्फस सा सब्सटेंस बनता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन के रिजल्ट में मिलता है हमको ह्यूमस। ह्यूमस डार्क कलर्ड का अमॉर्फस सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रोब्स के एक्शन के लिए, माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है ह्यूमस। और ये डिकम्पोजिशन तो होगा इसका, लेकिन बहुत ही स्लो रेट पे होगा। Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrients, very important thing। ह्यूमस जो है वो न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वायर होता है, कोलॉइडल होता है। कोलॉइडल है नेचर में, ये कैसा है? कोलॉइड है, ये पढ़े हैं केमिस्ट्री में कोलॉइड्स। तो कोलॉइडल होता है ह्यूमस नेचर में, इसीलिए ये सर्व करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम microbes and release of inorganic nutrient occur by the process known as mineralization। अब ह्यूमस क्या है? डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस है, ह्यूमिफिकेशन के रिजल्ट में बना है, हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। ठीक है, डिकम्पोजिशन जो है इसकी बहुत ही स्लो रेट पे होती है, पर जब भी ये कोलॉइडल नेचर का है तो ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। क्वेश्चन है ना, क्यों रिजर्वायर की तरह काम करेगा? बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, ये सर्व करेगा एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ह्यूमस जो है वो फर्दर डिग्रेड किया जाता है बाई कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो डिग्रेड करते हैं ह्यूमस को, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर उनका रिलीज होता है। और उस ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? वो मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का बनना, उनका रिलीज होना क्या हो गया? मिनरलाइजेशन। तो डिकम्पोजिशन में आपने क्या क्या प्रोसेस पढ़े कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फिर उसके साथ लीचिंग हो रही है। लीचिंग में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल में जाके प्रेसिपिटेट हो रहे हैं अनअवेलेबल सॉल्ट्स की फॉर्म में। फिर उसके साथ ही डिकम्पोजिशन चल रहा है, फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं उनके एंजाइम्स जो हैं वो डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, एक साथ ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। वही ह्यूमस एक फॉर्म हो रहा है जो डार्क कलर का अमॉर्फस सा सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं ह्यूमस, और वो रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। डिकम्पोजिशन उसका स्लो रेट पे होगा, लेकिन जब भी उसका डिकम्पोजिशन होगा तो वो फंजाई और बैक्टीरिया ही करेंगे, लेकिन स्लो रेट पे। और उसके डिकम्पोजिशन के दौरान जो उसका डिकम्पोजिशन होगा एग्जैक्टली मेनली जो डिग्रेड किया जाएगा वो उसमें फिर रिलीज होंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो रिलीज होगा वो एक प्रोसेस के थ्रू होगा जिसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। क्लियर है या नहीं है? चलिए, अब ये डायग्राम फिगर 14 आपका 1 जो है इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। देखिए, अ ट्री ग्रोन इन द सॉइल। हाँ जी, ट्री ग्रो कर रहा है सॉइल में, फिर इसका एक पत्ता जो है वो ग्राउंड पे गिर गया। हाँ, फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया, और अदर एनिमल्स ने उन्होंने क्या किया? सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एंटर द फूड वेब। ठीक है, हाँ, कुछ एक इंसेक्ट्स ने खा लिया, कुछ एक एनिमल्स ने खा लिया, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं और कुछ एनर्जी जो है वो फूड वेब में चली गई। मतलब अब वो एनिमल ने खाया, उस एनिमल को कोई और खाएगा, उस एनिमल को कोई और खाएगा, तो फूड और एनर्जी कहाँ चली गई? एंटर हो गई कहाँ पे? फूड वेब में। फिर ध्यान से देखिए, ये लीफ ही है ना, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लीव्स partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria, they begin to lose form and become littered। ठीक है, अब क्या हुआ? लीफ जो है
ये या तो इसको फंजाई और बैक्टीरिया भी खत्म कर सकते हैं और ये लिटर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये लिटर बन जाता है ये, ठीक। या फिर क्या हो सकता है इस लीफ का, कुछ न्यूट्रिएंट जो है इस लीफ के वो लीच हो जाएंगे इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। ऑर्गेनिक रिच सॉइल, ऑर्गेनिक रिच सॉइल समझ रहे हो आप, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स गए, उनका लीचिंग हो जाएगा केमिकल एक्शन द्वारा, सॉइल में चले जाएंगे। लीचिंग में मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, आपने पढ़ा ना अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सॉइल मिलेगा जो कि न्यूट्रिएंट रिच रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो लिटर बना उसका फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा अर्थवॉर्म के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, माइट्स के द्वारा, है ना। तो फिर ऑर्गेनिक रिच सॉइल होगी। फिर इसका मिनरलाइजेशन होगा, मिनरलाइजेशन के द्वारा वो मिनरल्स फिर किसको मिल जाएंगे? प्लांट्स को। तो ये यहाँ पे इसका ये फ्रेगमेंटेशन चल रहा था, फ्रेगमेंटेशन के बाद इसका डिकम्पोजिशन भी चल पड़ा, ठीक है, लीचिंग भी हो गई और मिनरलाइजेशन भी हो गया। ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस जो है वो बहुत स्लो रेट पे डिकम्पोज किया जाता है बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमस भी आप समझ गए और ये डायग्राम भी आपने पढ़ लिया। देखिए अ ट्री, चलिए आराम से आपको दिखाती हूँ। देखिए अ ट्री ग्रोन इन द सॉइल, सम आर ईटन बाय, देखिए ये है, फिर इसका ग्रीन लीफ फॉल हुआ, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, और न्यूट्रिएंट और एनर्जी जो है वो फूड वेब में एंटर कर गए। अब यहाँ से ये तो इसका कुछ और इसको एनिमल्स खा लेंगे, कुछ कीड़े मकोड़े खा लेंगे, ठीक है। फिर ये थोड़ा और डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर उस पर मशरूम काम करेगा और डिकम्पोज हो जाएगा, लूज हो जाएगा बिल्कुल और लिटर की फॉर्म में हो जाएगा। फिर केंचुआ इसको खा लेगा, कुछ बैक्टीरिया खा लेंगे और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिट्टी में डाल देंगे और यहाँ पे लीचिंग हो रही है। अल्टीमेटली ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, और फिर ये किसको अवेलेबल हो जाएंगे? प्लांट्स को फिर से अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हमने डिकम्पोजिशन जो है, मिनरलाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन लार्जली कैसा है? मेनली डिकम्पोजिशन कैसा है? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ऑक्सीजन चाहिए होता है डिकम्पोजिशन के लिए। क्या समझे आप कि डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है? याद रखेंगे, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. Very very important. बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो कौन कंट्रोल करता है? तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है कुछ केमिकल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि डेट्रिटस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मतलब कितना डेट्रिटस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, जितना सिंपल केमिकल कंपोजिशन होगा उतनी जल्दी डिकम्पोज होगा डेट्रिटस, जितना मुश्किल कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन होगा उतना ही ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा डेट्रिटस के ब्रेकडाउन में। और कुछ इसके साथ ना सिर्फ डेट्रिटस का कंपोजिशन, इसके साथ कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं जो अपना रोल प्ले करेंगे। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर if detritus is rich in lignin and chitin. देखिए इन पर्टिकुलर कुछ खास क्लाइमेटिक फैक्टर्स में डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो स्लो होगा अगर डेट्रिटस जो है उसमें बहुत सारा लिग्निन है, बहुत सारा काइटिन है। याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन स्लो होगा अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन बहुत ज़्यादा है। लिग्निन किसमें पाया जाता है बताइए? लिग्निन किसमें? जो आपकी टर्शरी वॉल बन चुकी होती है प्लांट की, है ना, तो उसमें लिग्निन पाया जाता है। काइटिन फंगस का होता है, ठीक। और क्विकर होगा अगर डेट्रिटस जो है उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं लाइक शुगर। अब आप समझ गए कि डिकम्पोजिशन का रेट स्लो कब होगा? जब डेट्रिटस में बहुत सारा लिग्निन और काइटिन होगा। फास्ट कब होगा डिकम्पोजिशन? जब डेट्रिटस में जो है बहुत सारा नाइट्रोजन होगा और बहुत सारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि शुगर्स, ठीक है।
Temperature and soil moisture are the most important climatic factors that regulate the decomposition through their effects on the activities of soil microbes. तो बोला कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में सबसे खास, पहले तो हमने क्या बोल दिया कि इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर मतलब कोई पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सही क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो डिकम्पोजिशन रेट कम होगा. मतलब जैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डिकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लो होगा. अगर लिग्निन और काइटिन जो है डेट्रिटस में ज़्यादा हैं, फास्ट होगा. अगर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं किसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उम्मीद करो कि वहाँ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी लिग्निन और काइटिन है तो स्लो होगा. ठीक है. वो अगर टेम्परेचर और मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस में मेनली टेम्परेचर और सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करेंगे डिकम्पोजिशन को. कैसे उनका इफेक्ट पड़ेगा सॉइल में जो माइक्रोब्स की एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज पे. अगर वार्म टेम्परेचर है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी, जबकि लो टेम्परेचर पे जो है और एंड एनारोबायोसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन. ठीक है. लो टेम्परेचर होगा, कम जो है वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा. एनारोबायोसिस आप समझते हैं एनेरोब्स कौन होते हैं? एनेरोब्स जल्दी से बताइए, एनेरोब्स कौन होते हैं? एनेरोब्स जो किस में ग्रो करते हैं? ऑक्सीजन डेफिशिएंट इसमें ग्रो करते हैं. ठीक है. तो एनेरोबायोसिस से आप एग्जैक्टली क्या समझ लेंगे कि वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन का कमी है, ये समझ सकते हैं आप कि नहीं समझ सकते हैं? एनेरोबायोसिस में क्या होगा? एनेरोबायोसिस का मतलब क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का वहाँ पे कमी है. क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? इल लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ एयर और फ्री ऑक्सीजन, समझ रहे हो? वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है. ठीक है. तो एनेरोबायोसिस जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है या फिर ऑक्सीजन वाले माइक्रोब्स का कमी है, चाहे जो भी आप समझ लो, लेकिन ऑक्सीजन जहाँ कम होती है और ऐसी जगह पे जब माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, वो लाइफ जो ऑक्सीजन की कमी में ग्रो कर रही है वो एनेरोबायोसिस कर रही है. ठीक. तो अगर लो टेम्परेचर है, एनेरोबायोसिस है, ऑक्सीजन का कमी है, तो डिकम्पोजिशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा. लो टेम्परेचर और एनेरोबायोसिस में डिकम्पोजिशन इनहिबिट हो सकता है, स्लो नहीं. स्लो तो होगा ही होगा, उसके साथ इनहिबिट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. चलिए डिकम्पोजिशन को एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ. डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है. केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा डेट्रिटस का, क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या रहेंगे, इस पे डिपेंड करता है कि डिकम्पोजिशन कैसी होगी. ठीक है. डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट होगा अगर शुगर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा है. ठीक है. वार्म टेम्परेचर है और ऑक्सीजन अच्छा है, मॉइस्चर अच्छा है. इन सारे केसेस में ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा. अब डिकम्पोजिशन कब कम होगा? जब काइटिन ज़्यादा है डेट्रिटस में, लिग्निन ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, एनारोबायोसिस हो रहा है, एनारोबिक कंडीशंस हैं, तो कम होने के साथ साथ क्या हो सकता है? इनहिबिट भी हो सकता है. क्या तुम्हें डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया? बहुत छोटा सा बेटा मैं पढ़ा रही हूँ ताकि तुम अपना पिछला रिवाइज कर पाओ. समझ रहे हो? पिछला रिवाइज करना है, अगला करने में कोई फायदा नहीं है अगर तुम पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हो. मैंने इकोलॉजी खत्म करनी है तो आपके सिर्फ 5 मेन चैप्टर्स जो हैं वो बचते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है. उसके बाद हम फिर से भी रिवाइज कर लेंगे, आपके पास बहुत टाइम है. ऑफलाइन क्लासेस में आपको बहुत सारा पढ़ाया जाएगा. ठीक है. तो इतना इसको दोबारा से इस जितना अभी पढ़ा एनसीईआरटी से ही उसको रिवाइज करना है. समझ के ना? एनसीईआरटी से उसको रिवाइज करना है. अगर तुम्हारे पास एमसीक्यूज की बुक्स हैं, एमसीक्यूज लगाइए, उसके साथ ही अपना पुराना रिवीजन स्टार्ट रखिए. थैंक यू.